ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन आप लोग के एनपीओ चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट था, शायद आपने कहीं ना कहीं क्लास 11 में भी पढ़ रखा था। ठीक है, वो एक इजी पार्ट था जहां पे क्वेश्चन आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देता है, विद द हेल्प ऑफ दैट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्राफ्ट करना है। सीधा सीधा कहानी था। बट प्रॉब्लम क्या होता है जब क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देता है एंड आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करके आता है। बट एक सिंपल सा थ्योरम है, यदि आपने वो एप्लीकेबल किया कभी भी आपका रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट गलत नहीं बनेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको जो दिमाग में रखना है, आज अपना पूरा डिस्कशन उसी पे रहेगा कि रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट का सर्टेन 2-3 क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू कवर अप एटलीस्ट वो वाला क्वेश्चन, सो दैट पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे आपका रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है क्या, कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट is prepared as per receipts and payment account is prepared as per cash basis of accounting। अब कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, जब पैसा आएगा एंड जाएगा वही चीज हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज इररेलेवेंट वेदर इट इज रिलेटेड टू माय करंट ईयर, पास्ट ईयर्स और फ्यूचर ईयर्स। बस पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर लो और गया तो रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इररेलेवेंट वेदर इट इज ऑफ कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर। पैसा गया, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है, चाहे आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्यूटर परचेज किया है, आपके लिए तो दोनों ही पेमेंट है। ठीक है, दो कंप्यूटर इज एन एसेट वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे हम लोग सेग्रीगेट नहीं करता है। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन विल गिव यू, अभी तक आप जो करते थे क्या होता था, क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देता था, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी आपके पास में। इस दोनों की मदद से आप लोग क्या करता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये दो ड्राफ्ट करते थे। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होता था तो एक बात बताओ, जब सीधा चलते हैं तब आपने देखा कि पिछला साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको पता है क्या देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, और आपको बोलेगा कि ड्राफ्ट करके बताओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड समटाइम्स आस्क फॉर बैलेंस शीट आल्सो। ये दो चीज बोलेगा। तो जब क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दो साइड है मेरे पास, एक मेरा इनकम साइड है और एक एक्सपेंस। इनकम साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इस साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम फॉर ओनली करंट ईयर। आउटर कॉलम में तो क्या आता है, इनकम फॉर करंट ईयर। वेयर जिस तरफ क्या करते हो, एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। क्लियर है, ये चीज समझ में आया, हाउ यू कैलकुलेट इनकम फॉर करंट ईयर। बिकॉज देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे तो दिया क्वेश्चन ने, यानी उसमें सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस होगा। एंड कैन आई से इस अकाउंट के अंदर में तुम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को कंसिडर करते हो, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको आप प्लस करते हो, एंड एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इसको भी आप कंसिडर करते हैं।
क्योंकि ये मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है। वेयर इज व्हाट यू डू एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है? एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, इसको भी माइनस कर देते हैं। तब जाके आपका करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। बट हम लोग को क्या चाहिए, तो क्या था, जब आप सीधा रास्ता आ रहे थे, अब रास्ता क्या है, उल्टा, रिवर्स जाना है। एक बात बताओ, जब आप उल्टा चलोगे आपको नहीं लगता जो लास्ट काम किया वो आपको पहला करना पड़ेगा? मतलब रिवर्स कैलकुलेशन में जो चीजें माइनस की उसको प्लस कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे थे तो आप यही काम कर रहे थे ना? क्लियर है? अब यहां से मुझे जब आप इधर से इधर रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहुंचने के लिए आपने बीच में इन सबको ये सब किया। अब यही सोचो जब आपको उल्टा जाना है, जब आपको रिवर्स जाना है तो आपको क्या करना चाहिए? इफ कोई मुझे बोले कि आपके पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, प्लीज मुझे ये बता दो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पैसा रिसीव किया या पे किया एंड व्हाट इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो अब रिवर्स जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस कर दूंगा, उल्टा जा रहा हूं ना मैं, इसको प्लस कर दूंगा, इसको माइनस एंड इसको माइनस। आया समझ में? ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा आपको और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कभी भी रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए, दिमाग में सोचना आप कि रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही जा रहे हो आप, जैसे नॉर्मल सिनेरियो में सीखा है वही सोचना। वो सोच के दिमाग में सोचना कि क्या मैं इसको प्लस करूंगी, क्या इफ प्लस करूंगी उसका उल्टा कर देना माइनस। दिमाग बोले इसको माइनस करना है, उल्टा कर देना प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जाना है ना। आई बात समझ? बस इतना सा छोटा सा लॉजिक है फॉर रिवर्स कैलकुलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। सपोज क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, टू सैलरीज, आउटर कॉलम में 1,80,000, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? करंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस इतना है। इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया है तो मतलब क्या कि करंट ईयर का इतना एक्सपेंस है, इररिलेवेंट आपने पे किया था या नहीं किया था, बट मेरा करंट ईयर से रिलेटेड इतना है। और क्वेश्चन ऐसा बोल दे नीचे में सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर is rupees 10,000. Salary outstanding for previous year was rupees 20,000. तो कोई बता सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल सैलरी आपको मिला कितना है? बाकी लोग देखो, सिंपल सा लॉजिक है। जब आप रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाओगे, सॉरी मिला नहीं, पे किया है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमने सैलरी पे किया होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, राइट। अब कैसे निकाले कितना पेमेंट किया है? करंट ईयर का टोटल सैलरी है 1,80,000 एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमेशा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आप क्या करते हो, प्लस करते हैं ना। अभी क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आपने पे नहीं किया होगा ना। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
तो जब पे किया ही नहीं तो मेरा रिसेप्शन पेमेंट में नहीं आएगा। माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 10,000, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। नॉर्मली आप क्या करते हो, बट करंट ईयर में तो पे किया होगा ना, तो वो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, तो ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब आपने कितना पे किया है, 1,90,000। अब पूरा चैप्टर के अंदर में कहीं पे कुछ भी हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर क्रेडिटर, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर एक्सपेंस, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर इनकम, कोई भी कहानी हो, बस आपको जब जब कंफ्यूजन हो कि क्या करना है, आप क्या करोगे, पहले स्ट्रेट वाला याद कर लेना। सोचना कि स्ट्रेट क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, उसका उल्टा कर देना। इफ आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस होता था तो अब रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एडवांस एट बिगिनिंग। इसका मतलब क्या है, एडवांस एट बिगिनिंग का मीनिंग क्या है, प्रीवियस ईयर ही मिल गया था रिलेटेड टू करंट ईयर, तो ऑब्वियसली करंट ईयर में तो नहीं मिला होगा ना, तो हम लोग उसको क्या करेगा, माइनस करेगा। एडवांस एट एंड का मतलब क्या था, करंट ईयर में मिला है फॉर फ्यूचर ईयर, तो जब आप रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसको कंसिडर करोगे। क्लियर है, तो यानी जो चीज माइनस कर रहे थे उसको प्लस करेंगे, जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस करेंगे। एकदम दिमाग में फिट है, किसी को भी कंफ्यूजन इसको लेके, इफ है तो आप इतना सा पार्ट बस लिख के रखना, आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि क्या करना है, कि रिसेप्शन पेमेंट से जाना था या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जाना है। क्लियर है ये चीज, एकदम दिमाग में सटीक फिट है तो। और बाकी आइटम्स वैसे ही, जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे थे वैसे ही बैलेंस शीट बनेगा, बस फोकस करना है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाने में। क्लियर है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, वेयर एज रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट विल हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, कुछ ना कुछ तो होगा। इफ आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तब तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा कभी रहेगा ही नहीं जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन रहेगा। क्लियर है ये चीज, यहां पे आई होप आप सबको कंसेप्ट क्लियर है कि रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ये तो जो समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि करना क्या होता है। क्लियर है, अब एग्जाम में रिक्वायरमेंट पार्ट अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन आपको रिसेप्शन पेमेंट दे रहा है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है। इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है तो हम लोग को रिसेप्शन पेमेंट बनाना है, एंड इफ रिसेप्शन पेमेंट दे रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। पहले तो ये क्लासिफाई कर लिया, ये पता करते ही पेपर में आप ऐसे लिख लेना, इफ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसेप्शन पेमेंट बनाना है, क्या करना, रफ में ये छोटा सा लिखना और ये सिंबल्स दे देना, तो आपको क्लैरिटी रहेगा कि मेरे को करना क्या है। क्लियर है, तो कभी सिली मिस्टेक नहीं होगा आपका। आई होप दिस इज क्लियर, सबके मगज में घुस गया, फिट हो गया एकदम। देखना ऐसे करके आपका रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा, कभी सिली मिस्टेक नहीं होगा। बस यू हैव टू फोकस कि कौन सा आइटम कहाँ है। और लेकिन बैलेंस शीट में मैंने कुछ नहीं बोला, बैलेंस शीट जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन देखिए अपन, ये हो गया सबका लिखना। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग से बनेगा क्या चीज, रिसेप्शन पेमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्वेश्चन बताएगा। इफ नहीं बताएगा तो वो साइड हो सकता है हम लोग को निकालना पड़े, सारा डेटा पुट करके बैलेंसिंग फिगर, जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के सरप्लस एंड डेफिसिट निकालते हो, वैसे ही रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना के हम लोग शायद ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेगा। हाँ, दोनों में से एक तो देना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, दोनों तो निकल ही नहीं सकता है। क्लियर है, आओ देखो इंस्टीट्यूट का बुक में 2 इलस्ट्रेशंस है, उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको लैंग्वेज और जिस तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा वो दिमाग में रखना है।
उस तरीके से करोगे कभी नहीं फंसोगे। और एक छोटा सा चीज, इफ एनीथिंग इज गिवन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? वो पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कौन से साइड जाएगा? पेमेंट साइड में। इफ एनीथिंग इज गिवन ऑन द इनकम साइड, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का रिसिप्ट साइड में आएगा। क्लियर है? इनकम है तो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर है तो पेमेंट्स। यहां तक क्लियर है? आओ देखो, देखता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये इलस्ट्रेशन है आपका। इफ आप इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11 एकदम कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब। ओह माय गॉड, क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? तो मैं रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं भी पढ़ूं तो मुझे पता है कि क्वेश्चन मांगेगा क्या मेरे से। रिसिप्ट, अरे भाई एनपीओ के अंदर करना क्या होता है? इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन खुद इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या बनाना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो ये तो दे ही दिया, कुछ सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिख दिया क्वेश्चन में। इतना सारा मांगा क्या नीचे में? प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एग्जाम में कभी भी ऐसा हुआ तो हम तीन चीज एक साथ ड्राफ्ट करेंगे, तीन आइटम एक साथ ड्राफ्ट करेंगे। एक तुम्हारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंडली ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड द थर्ड वन इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे जैसे आपको आइटम मिलेगा वैसे वैसे अपन पुट करते जाएंगे। ये चीज क्लियर है? देन जिस पॉइंट के रिगार्डिंग एडिशनल में इंफॉर्मेशन है उस पर मार्क डाउन कर देंगे, सो दैट वी आर क्लियर्ड कि किसको इनर कॉलम में लिखना है और किसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। तो पहले एक बार फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन रीडिंग का काम करेंगे अपन। इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब, receipt and payment account for the year ended 31st March, 31st मार्च है ना, दिसंबर है, दिसंबर। अब देखो सुनो, और एक चीज अच्छा सा सीखो मेरे से। ईयर्स को लिखने का दो तरीका होता है। कुछ लोग ईयर्स को लिखते हैं ऐसा, ठीक है, कुछ लोग ईयर्स को लिखते हैं ऐसा, कुछ लोग लिखते हैं ईयर्स को ऐसा। दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? यस, डिफरेंस है। जब कभी भी ऐसे ईयर दिया हुआ है, इट मींस इट इज अ कैलेंडर ईयर। और जब ऐसे दिया हुआ रहेगा, इट मींस फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में? जब ईयर ऐसे दिया हुआ है 1920, 2021, 21, 22, मतलब उन लोग फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं। लेकिन ईयर ऐसे लिख दे 2020, 2021, 2022, 2023, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर। डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया ना, मतलब क्वेश्चन कैलेंडर ईयर का है। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000, दिसंबर को लेके चलेंगे। यस, ठीक है। ऊपर सोचो हेडिंग ही गलत लिख दिया तो बोलेगा इसको अभी तक ईयर का ही पता नहीं है, इसको कहाँ इंटर में भेजे। थोड़ा रोक के रखते हैं फाउंडेशन में और वो रियलाइज ही नहीं कर पाएगा बच्चा की रोका किस लिए। receipts, payments, जस्ट फॉर्मेट बनाया हमने, ठीक है। आई फील मेरे को इतना स्पेस चाहिए तो ये पूरा ही ले लेता हूं मैं।
क्लियर है? अब और क्या ड्राफ्ट करना है आपको? बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2020। और एक बैलेंस शीट बनाना है आपको। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020। बैलेंस शीट बना लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन में। चलो ये तो पता चल गया कि एक्सपेंडिचर है तो मेरा पेमेंट्स होगा, और इनकम है तो मेरे लिए रिसिप्ट्स होगी। ठीक है? नहीं, दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये सारा एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। ऑब्वियसली क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो हमने सारा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस का तो एडजस्टमेंट कर दिया होगा ना, बिकॉज वहां पे तो करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस आ रहा होगा मेरा। क्या क्या एडजस्टमेंट हो चुका है? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो यानी जहां सब्सक्रिप्शन है वहां मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ मार्क डाउन कर दूं ताकि ये सब्सक्रिप्शन मेरा इनर कॉलम में जाएगा। क्लियर है? नीचे देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं तुम लोग को लिखना भी सिखाता हूं। पहला पॉइंट आया सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड में दिया हुआ है। इसको मैं उठा के किधर लिख सकता हूं? रिसिप्ट साइड में आएगा ये। तो देखो रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन। अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना? एक लाइन छोड़ा मैंने। ओपनिंग बैलेंस हो, चलो 2 लाइन छोड़ देता हूं। ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। विदाउट ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता ही नहीं है। कुछ तो होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां कुछ तो होना है। अब एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है एंड उसके ऊपर पॉइंट है तो हम लोग किधर लिखेगा? इनर कॉलम में 7,500। ठीक है? क्या क्या एडजस्टमेंट करना है एक बार फिर से बताना। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा? बिगिनिंग प्लस होगा। मैंने क्या बोला? जब सीधा जाते हैं उसको माइनस करते, अभी रिवर्स जा रहे तो क्या करोगे? प्लस। आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड प्लस। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर सर्टेन एडिशनल पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ 2019 यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो मेरे लिए क्या हो गया ये? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना। तो रिसेप्शन पेमेंट में क्या करेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, या फिर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूं आउटस्टैंडिंग कितना था पिछला साल का?
600। सुनो, पेशेंस। एक आइटम लिखा, हर एडिशनल या कुछ भी होगा उसका डुअल इंपैक्ट होगा। एक जगह तो डाल दिया, ये पिछला साल का आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में भी तो आएगा ना, तो साथ साथ करने का, तभी तो टाइम बचेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600। क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। फिर नेक्स्ट लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 19, यानी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग, रिलेटेड टू तो करंट ईयर ही है, पिछला साल ही मिल गया था, तो करंट ईयर का रिसेप्शन पेमेंट में इसको क्या करना है? माइनस, रिवर्स जा रहे हैं ना हम लोग, तो एडवांस एट बिगिनिंग क्या होगा? माइनस एडवांस एट बिगिनिंग 450। इसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। डन है? देखो कुछ भी मिस आउट नहीं होगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो, लेकिन पहले सोचोगे एक खत्म करें, फिर क्या होगा, एग्जाम में पजल्ड हो जाओगे। एग्जाम में टाइम कंस्टेंट होता है, आपके हार्मोन्स बहुत फटाफट भागते हैं, तो बेटर है पीसफुली स्टेप बाय स्टेप चीजों को करने का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 20, मतलब दिस सब्सक्रिप्शन इज एडवांस एट एंड, करंट ईयर में मिला है फ्यूचर के लिए, तो करंट ईयर में रिसेप्शन पेमेंट में क्या करेंगे, इसको प्लस, नॉर्मली माइनस करते हैं बट अभी क्या करेंगे, प्लस एडवांस एट एंड बोल के 270। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर? आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, 31 दिसंबर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, नॉर्मली तो आउटस्टैंडिंग एट एंड को प्लस करते हैं बट अभी क्या करेंगे, माइनस, माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड 750। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लियर है ये? वी आर डन विथ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटर कॉलम में सॉल्व करके लिख दो, वैल्यू कितना आ रहा है, 7170 is the actual subscription you have received during the year. क्लियर है ये? डन एंड डस्टेड। चलो आगे चलते हैं। यानी देखो यहाँ पे मेरा इसका काम हो गया, ऐसे एग्जाम में भी है ना, या तो टिक मार देने का या कट कर देने का, मैंने सब कुछ कर दिया, ये सब कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फीस का, तो पहले कहीं ना कहीं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वैसे चलते हैं, बहुत इजी होगा। इफ आप रिवर्स कैलकुलेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन से जाते गए ना, तो जो जो आइटम कट होना बाकी है ना, बस उसी का इंपैक्ट डालना है। नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ 2020 वर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का क्या करना है, प्लस, और आउटस्टैंडिंग एट एंड को, तो सैलरीज पॉइंट कहां है, ये रहा, तो पेमेंट साइड में आएगा, बाय सैलरीज इनर कॉलम में 4750,
ऊपर में मैंने एक लाइन छोड़ दिया, क्यों छोड़ा पता है? क्रेडिट बैलेंस भी तो हो सकता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यदि बाय बैलेंस बीडी निकला तो इट इज पॉसिबल, बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? इस 400 का इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400, क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? तो आउटर कॉलम में हो गया 4700, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग एट एंड का सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। डन। बहुत स्लो एंड स्टडी कर रहे हैं इसलिए लग रहा होगा इतना टाइम नहीं। एग्जाम में यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे कंसेप्ट ले बहुत फटाफट हो जाएगा। एंड लास्ट में फिर हम सब हो ही गया, खत्म कहानी। जैसे अपन फाइनल अकाउंट्स में कर रहा था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। आया था? उपाय नहीं है। सैलरीज का काम कर दिया हमने, डन है, डन है, ये सब डन डन डन। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ लिखा है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस। नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं? माइनस करता है, राइट? अभी क्या करेगा रिवर्स कैलकुलेशन में? प्लस करेगा। तो हाँ नहीं, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इसमें तो हो ही नहीं सकता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो सब कुछ एडजस्ट होके आया है। ये देखो ना यहाँ लिखा, दिस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, सब प्लस माइनस होके ही आया है, राइट? तो मेरा जनरल एक्सपेंसेस प्रैक्टिकली हमने कितना पे किया होगा? 560। उसमें से जो प्रीपेड था वो माइनस कर दिया होगा, तभी तो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 500। यस। तो क्या करेगा हम लोग पेमेंट साइड में? बाय जनरल एक्सपेंस 500 इनर कॉलम में प्लस प्रीपेड कितना? समझ में आ रहा है? अरे नॉर्मली एडवांस एट एंड को तो क्या करते हो आप? माइनस करते हो ना, बट रिवर्स कैलकुलेशन में क्या करना है? प्लस करना है। इसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट में यदि पॉइंट के बराबर में हो तो। हाँ करंट ईयर का होगा, करंट ईयर में ही हमने हाँ दिया होगा। हाँ करेक्ट, वो बोलना पड़ेगा क्वेश्चन को कि इट इज रिलेटेड टू माय प्रीवियस ईयर मिल गया था या फिर करंट ईयर का। हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस 60 रुपीज, क्लियर है? तो काट दूं मैं जनरल एक्सपेंस, काम डन डन। ऑडिट फी फॉर 2020 इज येट अनपेड। येट अनपेड का मतलब करंट ईयर का ऑडिट फीस हमने दिया ही नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। आगे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फी फॉर 2019 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200। यानी कैन आई से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था 200 और आउटस्टैंडिंग एट एंड है 250, राइट? अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट हुआ यानी ऑडिट फीस के ऊपर नीचे में कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो करना है अपने को। कैसे करेगा इसको? देखो इनर कॉलम में हम लोग दिखाएगा पेमेंट साइड में बाय
ऑडिट फीस 250। क्या करना होता है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को प्लस, हाँ जब सीधा जाते हैं तो माइनस करते हैं, अभी रिवर्स में क्या करेगा, प्लस, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना, 200। यही तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग किधर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, क्योंकि पिछले साल का है ना ये। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 200 रुपए। फिर करेंट ईयर का जो बाकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्लियर है, यस, माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड 250। आउटर कॉलम में कितना, 200 ही तो पे किया होगा, लिख सकता था, बट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स के डर की वजह से जो स्टेप्स है वैसे ही फॉलो करेगा। डायरेक्ट लिख सकता था, हाँ डायरेक्ट लिख सकता था, जिसका दिमाग उतना फास्ट रन करता है वो लिख सकता है, बट मेरे को उन बच्चों से डर लगता है जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। हाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाने से भी चलेगा, बट मेरे को तो एवरेज बच्चों को पास करवाना है, तुम ब्रिलियंट लोग तो ऐसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 250। क्लियर है, डन 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 कर दो, हो गया इसका काम, इसका भी हो गया, वेरी गुड। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा हुआ है, द क्लब ओन्ड फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। इसका मतलब क्लब के पास पहले से एक ग्राउंड है 10,000 का, पहले से मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। क्लब ओन्ड, ओन्ड का मतलब खरीद के रखा हुआ है पहले से, ऐसा थोड़ी है, क्लब हैज परचेज्ड, ओन्ड यानी खरीदा हुआ था पहले से। तो क्लब के पास एक फ्री होल्ड ग्राउंड है, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा, फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000। क्लियर है, डन। अब दिमाग में आ रहा होगा भैया इसका डुअल इंपैक्ट, कोई भी चीज एडिशनल में तो डुअल इंपैक्ट तो होता ही है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो सेम ग्राउंड तुम्हारा ईयर एंड में भी तो रहेगा। अरे ग्राउंड बेस थोड़ी देगा, इफ साल का शुरू में तुम्हारे पास कोई एसेट है तो ईयर एंड में भी तो वो एसेट कंटिन्यू होगा। क्लियर है, एंड लैंड, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो ये फ्री होल्ड ग्राउंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी है। डुअल इंपैक्ट हो गया, हाँ डेप्रिशिएट वेप्रिशिएट होगा तो कुछ कर लेगा, एडजस्टमेंट रहा तो, बट अभी समझ में आया, तो ये भी डन। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1st of January वैल्यूड एट 2,600। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लब ऑब्वियसली क्लब है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसके लिए एसेट है। आगे देखो क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2,700। अच्छे से देखना क्या बोला, साल के शुरू में आपके पास 2,600 रुपए का एसेट्स था, यही बोला ना। फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन होता कहाँ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देख लेते हैं भाई डेप्रिसिएशन कितना है,
300। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, इससे कहीं पैसा जाता नहीं है। चलो डेप्रिसिएशन हो गया होगा 300 रुपए का। ईयर एंड में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 2300 होना चाहिए था, बट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईयर एंड में इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब 400 का परचेज किया होगा। आया समझ में कैसे निकालते हैं? तो इफ आपको ईयर एंड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिखाना है? 2700। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा? यहां लिख दो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600। नीचे लिख दू कितना? 2700। अभी समझ में आया परचेज का वैल्यू कैसे निकाला था? तो परचेज कितना है? तो परचेज है तो पेमेंट साइड में आएगा ना। ₹400 पेमेंट हुआ होगा इफ आपने परचेज किया है तो। क्लियर है ये चीज? हर चीज का डुअल इंपैक्ट हो गया। हाँ नहीं, टोटल 2700 का डुअल इंपैक्ट होना था। 2300 ओपनिंग बैलेंस शीट में, 400 तुम्हारा अमाउंट वाइज डुअल इंपैक्ट होता है। 2600 तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट में, देन डेप्रिसिएशन आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, परचेज आ गया रिसिप्शन पेमेंट में, और क्लोजिंग वैल्यू आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसका ओवरऑल टोटल वैल्यू का डुअल इंपैक्ट होना होता है। अच्छा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में हो गया, इसलिए ओवरऑल टोटल वैल्यू का डुअल इंपैक्ट होना होता है तुम्हारा। क्लियर है? यहां तक डन है? इफ यहां तक डन है तो मैं ये बोलूं मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी काम हो गया। In 2019, the club has raised a bank loan of 2000। पिछला साल यानी बैंक लोन ले रखा था हमने। This was outstanding throughout 2020, मतलब क्लोजिंग ईयर में भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में आएगा बैंक लोन। ठीक है, लिख देता है भाई बैंक लोन 2000, और इधर में बैंक लोन 2000 लिख दिया। डन। देखो कुछ भी ऐसा नहीं कि जिससे आपको डर लगे, जस्ट जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको पुट करते जा रहे हैं। देखना एट द एंड ऑफ द डे जब सारे आइटम आपके कट हो जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? On 31st December 2020, cash in hand amounted to, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। कैश इन हैंड 1600, और यही तो मेरा रिसिप्शन पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। स्पेस होगा या नहीं पता नहीं। बाय बैलेंस सीडी 1600। एकदम परफेक्ट, डुअल इंपैक्ट हो गया अपना। बाबा रे बाबा, नीचे का तो सारा कहानी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तो अब क्या करना है भैया? ऊपर का सब कुछ कट हुआ है, नहीं कट हुआ है यानी करना पड़ेगा। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। इनकम साइड से शुरू करता हूं मैं। इफ एंट्रेंस फीस इनकम में दिखाया है तो करंट ईयर में मिला होगा आपको, तो रिसिप्ट साइड में लिखते टू एंट्रेंस फीस 250। अब तो बस सीधा सीधा लिखना है। जब आपने एडजस्टमेंट सारा कर दिया, बस पुट डाउन करना है टू एंट्रेंस फीस 250। क्लियर है? ये एंट्रेंस फीस इनकम साइड में था तो मेरे को मिला ही होगा, कुछ एडजस्टमेंट बोला नहीं है तो, एंड करंट ईयर का रिलेटेड है। डन।
कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ये भी मिला होगा, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, अमेजोन आया, अमेजोन 1000, ये भी रिसिप्ट हुआ है आपको। एक एक आइटम करके जा रहे हैं, पहले एक साइड किया फिर सेकंड साइड करेंगे। डन है, ये भी हो गया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिट, ये भी पैसा आया होगा आपको, तो लिख देगा हम लोग डेबिट साइड में 750 टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट 750 करके। इनकम साइड का सारा एडजस्टमेंट कर दिया, सब कट 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 हो गया। अब बचा है पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में आपने ऑनोरेरियम दिया, ऑब्वियसली पे किया होगा, तो बाय सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 1000, पे किया तो पेमेंट साइड में आ गया। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पे ही किया होगा, एक्सपेंस है तो मेरा, तो बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450। क्लियर है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही देगा इंस्टीट्यूट तुम लोग को, 10 मार्क का क्वेश्चन दे देता है। अभी तो इतना शांति से कर रहे हो, एग्जाम में तो फट 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 8 to 10 मिनट्स में कर दोगे तुम लोग। बस पेशेंसफुली जो अप्रोच बताया उस अप्रोच को दिमाग में रखना। हाँ, रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब है तो नीचे से जाओ, तो नीचे मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500, तो पेमेंट है। $1500। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150। क्लियर। ओ भाई साहब, डेप्रिसिएशन तो पहले ही कट गया था, इट्स नॉन कैश। और सरप्लस क्या है, ये तो नेट रिजल्ट है जो कैपिटल फंड में ऐड होता है। सारे आइटम्स कट हो चुके हैं, अब करना क्या, बैलेंस शीट करना है, और ये एक वैल्यू बच गया जिसको कहीं ना कहीं दिखाना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होके आएगा ये, राइट। तो देखो, जब सब कुछ हो गया तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ रहा है, टोटल 10560 है क्या, 1390 इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया, इसको कहां पुट कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आएगा, 11,540। तो टोटल कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट का, 14
590। क्लियर है? तो ये कैपिटल फंड कहाँ लिख दे हम लोग? कैपिटल फंड 11,540 प्लस सरप्लस 600, तो इसका काम भी कर दिया। वन टू 140। आई थिंक अभी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। बधाई हो, आपको 10 मार्क मिल गए। सक्सेसफुली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विदाउट एनी एरर। कितना क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल? 1,15,110। That was so simple concept. Reverse calculation. Just you have to be focused. जैसा लैंग्वेज बोलेगा एवरी टाइम यू डू ए सिंगल एडजस्टमेंट, उसका डुअल इंपैक्ट साथ साथ करते जाओ। एंड किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो उसको इनर कैलकुलेशन में शो करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको हर चीज का मार्क्स मिलता है। इसी तरीके से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा इफ आप सारा वर्किंग इतना सुंदर तरीके से दिखाते जाओगे कि क्या प्लस किया, क्या माइनस किया और कैसे आया। एग्जाम में कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। इस 10 मार्क के क्वेश्चन को करने के लिए हाईएस्ट 15 मिनट चाहिए एग्जाम में। घर पर भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर तो इजी है। आया समझ में? आई थिंक दैट वाज द रिवर्स कैलकुलेशन कंसेप्ट। कोई दिक्कत नहीं है? है। देखो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ, इफ आप अपन ये कर लेता है यानी उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन का कैसा भी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा अपने पास में। बस कुछ मिस्टेक आपने किया या तो आप भूल चुके थे क्या करना है, तो आप बार बार सोचना कि क्या करना था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, बस उतना रिवाइज कर लेना। कभी भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। शॉर्ट आपको 10 आउट ऑफ 10 या 15 आउट ऑफ 15 मिलेगा फ्रॉम द चैप्टर एनपीओ। क्लियर है? Illustration number 11. From the following income and expenditure account and the balance sheet of a club, prepare its receipts and payment account and subscription account for the year ended 31st March 2020. Okay. दो चीज मांग लिया क्वेश्चन ने। क्या क्या मांग लिया? दो चीज मांगा है। क्वेश्चन खुद बना के क्या दे रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं दे रहा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रहा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रहा है और सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इतना ही है ना? ओके, कोई इश्यू नहीं है, अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट का शायद रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? माइट बी, क्योंकि यदि कैश बैलेंस ओपनिंग का कुछ पता नहीं है वो तो निकालना पड़ेगा ना। अरे जब क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है तो हम लोग को कैपिटल फंड तो नहीं निकालना, क्योंकि कैपिटल फंड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होगा। ये रहा है ना? क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड तो है हमारे पास, बट द प्रॉब्लम इज दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो नहीं पता। कुछ ना कुछ मिसिंग होगा तो देख लेंगे एक बार। ओपनिंग बैलेंस शीट भी रफ में बना के छोड़ देगा, वहां पे भी डेटा पुट करेगा। तो तीन चीज बनाएगा यहाँ पे हम लोग, क्या क्या? रिसिप्शन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहला काम ही एग्जाम में क्या है? ड्राफ्ट करेंगे एंड देन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई कर लो कि क्वेश्चन में करना क्या था। एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया, फॉर्मेट बना के छोड़ दो एंड पुट करते जाना फिर मस्ती मजाक में। In the books of a club
नाम है ही नहीं तो आप अ क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ बार बार नहीं लिखना, नहीं बार बार नहीं लिखना। फॉर द ईयर एंड, अब यहाँ पे देखो ईयर कैसे दिया हुआ है। यस दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन, तो हम लोग कौन सा डेट यूज करेगा, 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है, याद है ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको, बहुत बनाया हमने। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 19, ये भी देख लेते क्या पता जरूरत पड़े, बना के छोड़ने में क्या है। हाँ जब इतना फॉर्मेट बन जाए तो डू लेट मी नो, फिर अपन क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है हमें, क्वेश्चन खुद बना के दे रहा है। हाँ क्यों? मैंने क्या बोला, कोई भी चीज पहले खत्म करने का है ही नहीं, क्वेश्चन जैसा लैंग्वेज बोलेगा उस फ्लो में जाओ। यदि फिर एक एक चीज को खत्म करने लगे एग्जाम में सिली मिस्टेक होगा, कुछ छूट जाएगा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, साथ साथ डुअल इंपैक्ट करो। सबका बन जाए तो मेरे को बताना। सब मेरे बराबर है, चलो। और अच्छी बात है, यदि ओपनिंग बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वेरी गुड हो जाएगा हमारे लिए। बट सेफर साइड के लिए ड्राफ्ट करके छोड़ दिया, पेपर फ्री का मिलता है अपने को एग्जाम हॉल में, नहीं तो काट देंगे। स्पेस का कमी नहीं रहना चाहिए, बाद में अफसोस करो कि सब कुछ बनाने का शिट यार इसको भी बनाना पड़ेगा। आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला था, कहां से स्टार्ट करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। upkeep of ground ₹600 and printing 240 relating to 1819 were paid in 1920। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो कहां है भाई अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग, ये रहा और ये रहा, ये मेरा एक्सपेंस साइड है और ये मेरा इनकम। तो एक्सपेंस साइड है तो कहां जाएगा, पेमेंट साइड में। लेकिन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को क्या करोगे, प्लस करेंगे। रिसेप्शन पेमेंट बनाना है ना, ये वाला पेमेंट साइड में जाएगा, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना, 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना, 600। क्लियर है ये चीज, 10,600 हो गया।
क्लियर है ये? तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट किया ही है, पता नहीं जरूरत पड़ेगा, लिख तो लेते हैं कम से कम, पता नहीं जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दो चीजें इसमें, एक है अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना 600, और एक पॉइंट था ना प्रिंटिंग 240, अब इसका एडजस्टमेंट आपको रिसिप्शन पेमेंट में भी तो करना पड़ेगा। रिसिप्शन पेमेंट में जब पेमेंट साइड में हम दिखाएंगे बाय प्रिंटिंग 1000, तो इनर कॉलम में ये हो चुका तो कट कर दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग क्या करेंगे प्लस, कितना आ गया 1240। क्लियर है ये चीज? पहला पॉइंट डन, कट कर दिया। लाइन छोड़ा था या नहीं छोड़ा था ओपनिंग बैलेंस के लिए? क्यों नहीं छोड़ा? चलो ठीक है, वैसे भी नॉर्मली पॉजिटिव बैलेंस कैश इन हैंड का बात कर रहा है। बैलेंस शीट में देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। कैश एट बैंक होता तो इट कुड हैव बीन नेगेटिव, तो कैश इन हैंड तो पॉजिटिव ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रैक्टिस सबसे पहले होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस को लिख के छोड़ देने का। नेक्स्ट पॉइंट चले। 1/2 of the entrance fees has been capitalized by transfer to general fund। तो कहां है ये एंट्रेंस फीस, ये रहा 1300। इसका मतलब इसमें से 1/2 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, करंट ईयर में ही ट्रांसफर किया है। क्लियर है? तो आपका टोटल एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 2600। ये इनकम साइड में तो रिसीव्ड ही होगा, लेकिन सिर्फ इतना थोड़ी है, जितना आपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया वो भी तो आपके लिए रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, जो कैपिटलाइज किया आपने। तो क्या करोगे इधर रिसिप्ट साइड में एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंट्रेंस फीस कितना है 1300, कैपिटलाइज कितना कर दिया प्लस कैपिटलाइज, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप बनाते हो तब कैपिटलाइज पार्ट माइनस करते हैं ना, तो रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा वापस प्लस होगा। $2600। क्लियर है ये? अरे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे तो वहां पे कैपिटलाइज माइनस करते हो ना, यहाँ पे हम लोग वापस क्या करेगा एड बैक कर देगा, रिवर्स कैलकुलेशन। हाँ राइट। इस पॉइंट को भी कर दिया हमने। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ये रहा सब्सक्रिप्शन 17320 इनकम साइड में है, तो रिसिप्ट साइड का कॉलम में लिख दूं तो सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है 17320। यह है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाने बोला था, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का किधर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे एंट्री तो वही होता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में गया तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डेबिट में आएगा। याद करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर करके करते थे, यहाँ पे तो पहले से आपको पता है चेक आउट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहले आप ऐसे ही करते थे।
17,320 ठीक है ये चीज। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1819 वाज 800 एंड फॉर 1920 700, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 700 और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 800। तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को क्या करना है, प्लस कितना था आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग एट एंड को आउटस्टैंडिंग एट एंड तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। नहीं कोई काम नहीं आ रहा है, ऐसे ही बना लिया था, सीख रहे साथ साथ में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के इधर आ जाएगा, $800 आएगा। अब याद करो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करते थे, मैं फिर से याद दिला रहा हूं। पहले आप करते थे इधर बाय रिसिप्शन पेमेंट, मतलब बाय बैंक लिख दो या बाय रिसिप्शन पेमेंट लिख दो ना। तो सपोज बाय बैंक कर दूं, मैं इधर ब्रैकेट में कर देता हूं एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, ये आता था। फिर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर जो होता था वो अपन माइनस करते थे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा ईयर का, प्रीवियस ईयर का कितना, और करंट ईयर का तो प्लस करते हैं ना। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर का 700। उसके बाद और क्या करते थे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड और करंट ईयर से रिलेटेड प्लस करते थे, ठीक है। इतना ही तो बनता था अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर है, बहुत सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाया है, ये अब दिमाग में फिट होना चाहिए कि उसमें क्या आता था क्या नहीं आता था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1819 एंड 1920, पिछला साल मिला था यानी एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग माइनस होगा रिसिप्शन पेमेंट में। लेकिन यहां क्या होगा, कंसीडर करेंगे ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो कंसीडर करेंगे। वेयर एज जब रिसिप्शन पेमेंट बनाओगे तो वहां क्या करेंगे, माइनस एडवांस एट बिगिनिंग 200 एंड एडवांस एट एंड कितना था 100, 17320 एग्जैक्टली उतना ही रह गया। किस्मत अच्छी है, 17320 ही रह गया। क्लियर, एट एंड को इधर लिख दूं 100, तो ये आ गया 17320 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट्स क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के आएगा, $200। क्लियर है एकदम, हर एक चीज का डुअल इंपैक्ट कर दिया साथ साथ में, एंड सारे एडिशनल पॉइंट खत्म हो गए। ठीक है, हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्ट नहीं है, सब कुछ आएगा इसके अंदर, देखना पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट बनेगा ओपनिंग। क्योंकि जो क्लोजिंग में है, जो क्लोजिंग में है, इफ कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वो ओपनिंग में भी तो रहा ही होगा हमारे पास। ये क्लियर है।
ये पॉइंट भी हो गया अपना। ओके, सब्सक्रिप्शन भी डन है। तो सैलरीज क्या करें? अब आपको चेक कर लेना है सैलरीज 11,000, क्या करंट ईयर का बैलेंस शीट में कुछ भी आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं है, ये हम कर चुके, इसका कुछ नहीं करना। अब सैलरीज का कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट सैलरीज पेमेंट साइड में आ जाएगा मेरा 11,000। देयर इज नो एडिशनल पॉइंट और नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सैलरीज। तो बाय सैलरीज 11,000 पे कर दिया हमने, तो खर्चा था तो पेमेंट हो गया, यहां से कट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, आएगा ही नहीं। बट ओपनिंग बैलेंस शीट में जब आपको फर्नीचर दिखाना है तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो डेप्रिसिएशन माइनस होके आया होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आएगा? 10,000। अरे एग्जाम में आपको बनाने दे सकते हैं ना, इसलिए हम लोग साथ में बना रहे हैं इसको। ये क्लियर है? देन रेंट, कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं है तो पे कर देते हैं बाय रेंट। ₹600 का पेमेंट कर दिया। क्लियर है ये? तो एक एक करके आराम से रेंट को भी कर दिया, कहानी खत्म। मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो डन हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस पार्ट डन, वी आर डन विद दिस, कहानी खत्म। अब इनकम पार्ट में देखते हैं एक एक एकदम स्टेप बाय। इनकम पार्ट में लिखा है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेचा होगा, बेचने से फायदा, पैसा आया होगा, तो वो रिसिप्ट साइड में आएगा 260। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 260, रिसिप्ट है ये अपना। इफ इनकम साइड में लिखा है या तो वो मेरे लिए अक्रूड होगा या फिर रिसीव हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? लेक्चर्स, लेक्चर से पैसा आया होगा 1,500, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में लिख दे टू लेक्चर्स 1,500। क्लियर? देखो स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना, पहले एडिशनल पॉइंट से किया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सारे आइटम्स को डिलीट कर रहे हैं कि सबको कट कट कर रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये भी मेरा काम डन। मिसलेनियस इनकम मिला होगा आपको, तो ₹400 ये भी रिसिप्ट है। $400 ये भी रिसीव कर लिया। डेफिसिट क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, तो डेफिसिट यहां आ चुका, कट। ठीक है, और क्या करना है? इसका काम कर चुके थे। क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख दे क्या? 2,300। अरे रिसिप्शन पेमेंट में तो लिख सकते हैं ना बाय बैलेंस सीडी। कितना? 2,300। क्लियर है? अब बैलेंस शीट के आइटम को रीड करो। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्राइस पॉइंट जाना चाहिए तुम्हारा कितना? 2,500, सॉरी 25,000। फिर उस पे इंटरेस्ट मिला ₹1,000 का, और इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ होगा? मिला है या नहीं मिला है? मिला है। क्या करंट ईयर का इनकम होना चाहिए था वो? अरे वो तो प्राइस फंड है, तो उसी फंड में ही ऐड होगा मेरा। तो ये इंटरेस्ट इफ मिला है तो क्या आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा क्या?
क्यों नहीं आएगा? अरे ऐसा बोला है क्या? अक्रूड इंटरेस्ट। आपके पास एक स्पेसिफिक फंड था, आपने उसको इन्वेस्ट किया, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला। मैंने क्या बोला था? इट इज इररेलेवेंट वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। पैसा तो आ रहा है ना, तो रिसिप्ट साइड में आएगा इंटरेस्ट। तो ये पहले देखो, इसको इसको ओपनिंग बैलेंस को प्राइस फंड में डाल दो। ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में अपन प्राइस फंड लिख लेता है, क्योंकि जब तक आप एक एक आइटम को क्रॉस नहीं करोगे सिली मिस्टेक होने का चांसेस है। 25,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, लायबिलिटी साइड में कट गया ये। देन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मिला होगा आपको, तो रिसिप्ट साइड में आएगा ये। टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,000 रिसिप्ट हुआ ना आपको? क्लियर है यहां तक? एकदम आइटम बाय आइटम। कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेस प्राइजेस मतलब आपने पे किया है, अरे पे किया है तो पैसा तो गया है ना, तो पेमेंट साइड में दिखाएगा अपन 2,000 का प्राइजेस पे किया बाय प्राइजेस 2,000। डन? क्लियर है ये चीज? अच्छे से सारा आइटम कट हो रहा है। जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जा सकता है। कैपिटल फंड बोल के 56420, हाँ एक ही बात है, कैपिटल फंड बोलो या जनरल फंड बोलो, बात एक ही होता है। डन है? कट गया, डेफिसिट चला गया, एंट्रेंस फीस का काम कर दिया, लाइबिलिटी पार्ट डन। फर्नीचर को कर चुके, ग्राउंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग बचा होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे ग्राउंड एंड बिल्डिंग 47,000। हाँ वो भी आएगा। नेक्स्ट आइटम है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उसको भी लिख दे 20,000। ये हो चुका। थोड़ा सा मैचिंग करना, तो ये मैच हो रहा है क्या? सारा आइटम हम लिख दिया, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट मैच तो होना चाहिए। यस, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचा होगा? कैश इन हैंड यहां से भी निकल सकता है। कितना आया? 4660। इफ कोई इंसान ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता, बोलता भैया इसमें तो जरूरत ही नहीं है, नहीं है। एग्जाम में यदि मांगता तो बनाना पड़ता ना आपको। नहीं भी बनाता तभी भी देखना अभी आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, 4660 ही आ रहा है। एंड क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया विदाउट एनी वर्किंग नोट, क्योंकि हमने सारा वर्किंग क्या किया है, सॉल्यूशन के अंदर ही कर दिया। हम ना ऑलरेडी करते हैं, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। हम इसको जो कैलकुलेट कर रहे हैं दो साइड को मैच करने के लिए, तो हम इसको जनरल फंड से सिर्फ माइनस कर रहे हो, टोटल तो किया ही नहीं, जनरल फंड से मैच कोई नहीं होता, मैच ही नहीं खाना क्या होगा। क्लियर है कंसेप्ट? देखो ये भी क्वेश्चन अब कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन वापस देखना ही नहीं है, क्योंकि वंस आपने सब कुछ इस तरीके से कट कर दिया है, कहानी खत्म, वी हैव डन एवरीथिंग, तो कुछ बचा ही नहीं होगा तुम्हारे पास। यानी सिली मिस्टेक होने का 1% प्रोबेबिलिटी नहीं है। सिली मिस्टेक कब होता है? जब अपन होशियारी मारता है, पहले एक काम खत्म करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इसमें 50 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है।
अदरवाइज क्या करो, एक ट्रांजेक्शन को पढ़ा, उसका डुअल इंपैक्ट करते जाओ। क्लियर है? सो विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ अवर रिवर्स कैलकुलेशन कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आप आराम से एनपीओ में जब भी आपका एग्जाम में रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, इजीली 10 आउट ऑफ 10 या फिर 15 आउट ऑफ 15 आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। ठीक है, फिर भी डाउट रहे तो एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दीज टू आर द बेंचमार्क क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन अपन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।